माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नगर निगम में समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेता काफी कमल पटेल जी, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली, जिनके समान सहभागिता के बगैर विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसी हमारी महिला साथी, महिला सभा के महानगर अध्यक्ष पूजा जी, हमारे प्रदेश महिला सभा के नेता ऋतुजा सवाग जी और तमाम साथी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो लगातार 7 जनवरी से समाजवादी विजन कार्यक्रम और सामाजिक न्याय पदयात्रा करके हम लोगों ने एक जन जागरण का काम किया है। उसके समापन के अवसर पर हम पहले तो ऐसे अवसर पर बधाई देना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने ऐसा बेहतरीन समय चुना। यह सहयोग था या उनकी सूझबूझ का परिणाम था, यह ऐसा समय चुना गया जब हम लोगों ने इन लोगों को पर्याप्त समय दे दिया था कि ये लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, सुन्न मटा सन्नाटा। और इसको बनारस से ज्यादा इसको बनारस से ज्यादा इसको कौन जानेगा? हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। वो समाजवाद लाना चाहते हैं जिसमें हर आम आदमी के हितों का संरक्षण होता है, जिसमें हर मेहनत करने वाले मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी कीमत मिल जाने की गारंटी होती है। हम वो समाजवाद चाहते हैं। दुनिया में 2 ही धारा बटी हुई है। एक लोग हैं जो कहते हैं कि पूंजी ही सब कुछ है और वो अपने पूंजी के बल पर तमाम श्रमिकों का शोषण करते हैं, तमाम आम आदमी का शोषण करते हैं, पूरे देश की संपदा आम नागरिकों से चूस करके कुछ चंद तिजोरियों में भर देते हैं। वो होता है पूंजीवाद, उसको कहते हैं पूंजीवाद। लेकिन ये पूंजीवाद के समर्थक लोग कभी नहीं कहते कि हम पूंजीवादी हैं, हम पूंजी को वरीयता देते हैं। वो कभी नहीं कहते, वो झूठ बोलते हैं, अलग झूठ बोलते हैं। वो जो काम करते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो तो कतई नहीं करते हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। लेकिन हम वैज्ञानिक लोग हैं, जब भी व्यवस्था का विकास होता है तो उसका एक चरण है, पूंजीवाद भी उसका एक चरण है। पूंजीवाद में कल कारखाने लगते हैं, पूंजीवाद में पूंजियों का प्रवेश होता है, तकनीकी का प्रवेश होता है, तमाम मशीनरी बनती है और उससे तमाम उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन के साधनों में पूंजी लगाई जाती है, उससे उत्पादन बढ़ता है। लेकिन यह जो हमारे हिंदुस्तान का यह जो मॉडल है पूंजीवाद का, जिसको जिक्र किया हमारे साथी ने कि मैं कहता हूं लंपट पूंजीवाद शब्द का प्रयोग करता हूं, तो पूंजीवाद के भी तरह तरह के रूप होते हैं और उसमें जो सबसे विभत्स रूप होता है वो है लंपट पूंजीवाद। इस लंपट पूंजीवाद में कोई कल कारखाना नहीं लगता है, इस लंपट पूंजीवाद में कोई उत्पादकता नहीं बढ़ती है, इस लंपट पूंजीवाद में खेती में किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, उनको बिजली नहीं मिलती है, उनको अपने उत्पादन बढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। उनको जो वो पैदा करते हैं
पैदावार की कीमत नहीं मिलती है। मतलब जो जितना ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा पददलित और वो उतना ही ज्यादा इस समाज में ये समझा जाता है। ये है लंपट पूंजीवाद। और इन लोगों का एक ही काम होता है कि बिना कुछ काम धाम किए देश की सारी पूंजी को अपनी जेब में भर लेना, अपने चंद मित्रों, चंद पूंजीपति दोस्तों के तिजोरी में सारी पूंजी को भर लेना। अब इसका उदाहरण इस समय हिंदुस्तान से ज्यादा कौन अनुभव कर सकता है, और खास करके बनारस के लोगों से ज्यादा इसका कौन अनुभव कर सकता है। ये लोग सभ्यता संस्कृति के नाम पर अपनी ही सभ्यताओं को खत्म करने का काम करते हैं। ये लोग अपनी ही संस्कृतियों को ध्वस्त करने का काम करते हैं। अब इस बात को बनारस से ज्यादा कौन लाज में समझ सकता है। आज की तारीख में देखेंगे तमाम सड़क पर पेंट हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है। और इसके साथ साथ हम और भी कहते चले कि हमारा जो समाजवाद है, समाजवाद में काम किया जाता है। जो जितना परिश्रम करता है, जो हाथ जितना मेहनत करता है, जितने उत्पादन देता है, जितनी उत्पादकता करता है, उसका उसी स्तर से सम्मान किया जाता है। और पिछले हमारे समाजवादी सरकार में आप लोगों ने देखा है गांव में खेती के लिए क्या रहा। और खास करके जो चीजें सामने दिखाई पड़ती हैं कि जिस किसी का भी आदमी पर कोई अत्याचार हुआ, दमन हुआ, तड़ से आप 100 नंबर डायल कीजिए, 5 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस आ जाती थी और आपकी मदद के लिए 190 नंबर डायल कीजिए, उन्हें मैंने जो भी है महिलाओं के, और ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा था। लेकिन इस बीच क्या हुआ, 4 साल दिल्ली की सरकार देखे और 2 साल सरंगी वाले की भी सरकार आपने देख लिया, जोगी बाबा की सरकार भी आपने देख लिया। क्या हो रहा है, जो काम हम लोगों ने किया था उसी काम का बिल वाउचर फिर से बना करके, उसी पर रंग रोगन करके इन लोगों ने जा जाके फीता काट रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, आज की तारीख में आप लोग देख रहे होंगे जितनी सफाई हो रही है। जल निगम की टंकियां लगी थी, 24 टंकियां जल निगम की लगी थी। जो हमारे शहर के जितने पार्क थे, जो घूमने बच्चों के खेलने के काम आते थे, थोड़ा सुबह बुजुर्ग लोग जाकर के उसमें अपना मॉर्निंग वॉक किया करते थे, उन सारे पार्कों को खत्म करके टंकी बना दिया पानी का। और वह पानी की टंकी से कब तो पानी सप्लाई है झरझर झरझर। पहले दिन से जिस दिन टेस्ट हुआ उसी दिन जब पानी चढ़ाया गया तो झरने की तरीके से सारी टंकियां चू रही थी और उसको बंद कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर जब बात हुआ इस समय क्या हो कैसे हो, तो फिर उन लोगों को बुलाया गया, उन अधिकारियों को, और कहा गया कि नहीं इसको ठीक करा दो, इज्जत फंस गई है। और उन्हीं टंकियों को आज की तारीख में उन्हीं टंकियों पर पेंट किया जा रहा है। पेंट करके खूबसूरती फोटो तो खींच जाएगी 2 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, 1 महीना के लिए, लेकिन उस टंकी का उपयोग क्या होगा। और टंकी पानी सप्लाई के लिए होती है, उस टंकी से मोहल्ले में पानी सप्लाई किया जाता है, पेयजल सप्लाई किया जाता है। क्या और रंग रोगन कर देने से पानी सप्लाई होने लगेगा। और मैं एक उदाहरण बताऊं, हमारे गुलाब बाग का जो पार्क है, जो टंकी उसकी बनी है, 96 लाख रुपया अभी फिर इस बार उसके सौंदर्यीकरण पर खर्च हुआ है। जनता, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ थोड़ा सा मुस्लिम आबादी भी आते हैं लोग, हमारा काम तो बड़ा बढ़िया कह रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है, फोटो यहाँ बहुत अच्छी आए, और सब लोग फोटो वोटो खिंचाना अभी से शुरू कर दिए हैं। फोटो खिंचाने से पानी मिल जाएगा? अरे पानी के लिए 20 रुपया बोतल खरीदना पड़ेगा। और बहुत जल्दी ही जो स्थिति है, दुनिया के पैमाने पर बनारस 3 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें बनारस आ गया है। अब वही तो बोतल का पानी खरीद खरीद के पी रहे हुआ लोगन। अगर यह स्थिति रही, यही लंपट पूंजीवाद की व्यवस्था अपने विकास करने चलती रही, तो कपड़ा कन्हवा पर सिलेंडर लाद के घूमने पड़ी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन न मिली ऑक्सीजन। कहे से कि ऑक्सीजन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो मूलभूत चीज होता है ऑक्सीजन के लिए, हमारे पेड़, और उस पेड़ों में भी जो हमारे देशज पेड़ हैं,
महुआ है, पाकड़ है, पीपल है, नीम है, इमली है, आम है। इन सारे पेड़ों को तो आप काट रहे हो, बड़ा खूबसूरत बना रहे हो, 4 लेन 6 लेन 7 लेन, उस सड़किया पर दौड़ी के मुर्दा गाड़ी ऊपर चली। जो 100 वाहनी चलावत हुआ प्रहलाद घाट से, वहां से खिड़किया घाट से, रविदास घाट से, वो जो वहां से जो आप चला रहे हैं, तो उस पर खाली मुर्दा ढोने के लिए है। जब सांस लेने के लिए हवा ही नहीं रहेगी हमारे पास, तो इन सारी चीजों का क्या मतलब है? इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है? फोटो खिंचौने जिंदगी चली, ये सारी चीज हो रही है। और बनारस के लिए ये लोग मंदिर और मस्जिद का नारा लेकर के, मंदिर बनाने वाले लोग मंदिर का नारा लेकर के, ये लोग जो है यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं? बनारस में सारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। पूरे बनारस की पहचान यहाँ की पक्का महाल हुआ करता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते रहे हैं। ओके, तोड़ के चौड़ी चौड़ी सड़क बनावट हुआ, क्या मतलब होगा? ये लोग जो गणेश जी को दूध पिला देने वाले लोग हैं, जनता को भरमा करके बेवकूफ बना करके जो काम करते रहते हैं। 56 विनायक बनारस में है, बहुत मशहूर है, प्रोमिनेंट है। कुछ 56 विनायक अगर एक साथ अंगड़ाई, अगर एक को विनायक उमन से फिर रोटी टेढ़ी कह दे तो दुनिया भस्म हो जाए, और अगर 56 कह दे तो आह दादा न जाने का हो जाए। उमन से 9 विनायक निपट गई न, 9 विनायक गए इन्होंने उनके कॉरिडोर में। अब वो पता नहीं कहाँ बेचारे लोग दूध पिए थे, उनकी कागज में काना कर दूंगा। यह बात अगर पहले हुआ होता, अगर यह बात हम लोग हमारी सरकार में अगर हुआ होता, अगर यह बात हमारी सरकार में हुआ तो होता, तो अब तक आग लग गई होती बनारस में, अब तक आग लग गई होती बनारस में। लेकिन कहीं छू नहीं रहा है, क्योंकि इनका लंबा प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग है इनकी। इसी बनारस के आधार पर, इसी कॉरिडोर को दिखा करके, इसी विश्वनाथ मंदिर को दिखा करके ये पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, और ये फोटो दिखाएंगे, खाली महीना 1.5 महीना फोटो दिखा करके जो समय बचा हुआ है ये विकास दिखा के। तो हमारे बनारस के लोगों की विशेष जिम्मेदारी है कि इनके सारे छल छल को दिखाया जाए, इनको समझाया जाए। कहे से कि दुनिया के बड़े प्रवासी सम्मेलन क्या हो रहा है? ये प्रवासी सम्मेलन केवल 3-3.5 करोड़ वोटों का खेल है। इनके लिए एक एक वोट भारी पड़ रहा है। और जब से इसके पहले भी जो सरकार आई, इससे थोड़ी आगे इन लंपट लोगों को कोई वरीयता नहीं देता है। लेकिन जो हम लोगों के बीच कहीं न कहीं से थोड़ा सा मतभेद हुआ, विभेद हुआ, हमारे वोट बंट गए, उसकी वजह से ये लोग आ गए मैदान में। और 14 दिन से हमारे अखिलेश यादव और मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इनके आंखों की नींद गायब है, गायब नहीं। इनके एक से एक धुरंधर नेता जो सांड की तरीके से घूमते थे, सींग फरगा फरगा करके पूरे देश में, जहां इनका एक विधायक नहीं था, वहां भी गिना दिए कि हमारी वहां सरकार बन गई। और अगर बाई चांस कहीं एक विधायक हो गया तब तो 100% इनकी सरकार बन गई। स्वाइन फ्लू फंस गए लोग, स्वाइन फ्लू चल गए लोग। और इनका जो वित्त मंत्री जो उनका पूरा कुछ धन पैसा लूट पाट के अपने तमाम मोदी लोगों के देके भगा देना, वो पहले ही भाग गई ना अमेरिका, वो वहां एडमिट हो गए लोग। और जो हमारी कभी कभी आकर के कह देती है कि हम भी विदेश मंत्री हैं, हमारी जो मंत्री जी सुषमा स्वराज जी हैं, वो बीमार होकर परमानेंट चल गई विदेश मंत्री। तो ये तो स्थिति है। ये लोकतंत्र को का गला घोटने वाले लोग हैं, ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। मोदी के अलावा और कोई दिखाई पड़ा और कौन मिनिस्टर हुआ ये काम करत हो? इनके सारे मिनिस्टर, कोई व्यभिचार में बंद हो रहा है, कोई बलात्कार में बंद हो रहा है, कोई कहो 56,000 रुपया का मालिक, 56,000 रुपया का मालिक खट से 15 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपया का मालिक हो गया।
ऊपर ध्यान न जाई, ऊपर जांच न हुई, जांच के पर हुई तो अखिलेश यादव को हुई। 4 साल बाद इनका नीट खुलल है कि खनन घोटाला में कि कुल बालू जो गंगा नदी में से बालू आके खन गई, अखिलेश यादव को उठा ले गए हुए और लखनऊ अपने घरे में धर गए हुए। कुल इनके घरे का जो इनका आवास था अखिलेश यादव का, उसकी खुदाई करा दी गई और कहा गया कि इसमें से टोटी वोटी कुल उठा ले गई। नहीं, अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, इतनी घिनौनी राजनीति करते हो। अब हिंदुस्तान के लोग तुम्हारे सारे छल छल को समझते हैं और कह दिया मायावती ने डंके की चोट पर, मत घबराओ अखिलेश, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, हमारी साथी खड़ी है तुम्हारे साथ। मजबूती के साथ साइकिल आगे आगे दौड़ेगी और पीछे पीछे हाथी उसको संरक्षण देगा, मत घबराओ। और उसी में कल बंगाल की शेरनी ने भी दहाड़ दिया। अब तक ये होता था कि भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस से तो का हो का ना हो तमाम चला। हर एक आगाज किया गया बंगाल में कोलकाता से, और देश भर के सारे प्रांतों के सारे प्रांतीय नेता जो अपने अपने जगह पर महत्व रखते हैं, तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य कलागम, बिहार के तेजस्वी यादव, हरियाणा के राष्ट्रीय लोकदल, उत्तर प्रदेश का बसपा और सपा, सारे अपांग कुल इनकर जो सरकार बना दे, गेगांग अपांग भी आगे न काल इनकर पार्टी वार्टी छोड़ के हमारे मंच पर आएंगे न। इतने ना इनके अंदर से नहीं करने का कुल शत्रुघ्न सिन्हा हमारे मंच पर आके खुलेआम घोषणा किया गलत, यशवंत सिन्हा इनकर, अरुण शौरी इनकर। अरे कहने ना, ये जो लोग वहां गए हैं जिनके बल पे सरकार बना लिए हैं, 14 दिन चुनाव का घोषणा भई, 24 घंटा भर के अंदर भरा करके भारतीय जनता पार्टी जमीन पर आ जाएगी, क्योंकि इनके नीचे कोई धरती नहीं है, इनके नीचे ये केवल आसमान में इनका जो अपना भूमिका खाली भांज रहे हैं आसमान में। तो ऐसी हालत में हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, समाजवादी पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि समाजवाद केंद्रित सरकार बनानी है इस बार देश के पैमाने पर। और हमने कह दिया है, कांग्रेस को भी कह दिया है कि तुम्हारे पतन का कारण यही था कि तुम समाजवादी नीतियों से अलग हुए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जो सरकारें काम की, वो कहीं न कहीं से समाजवाद से पीड़ित हुई, समाजवादी नीतियों से पीड़ित हुई, जिसके कारण जनता को कष्ट हुआ और जनता ने आपको हटा दिया। अब उन चीजों पर मत जाओ, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मत बनो, विकल्प बनो इस लंपट पूंजीवादी सरकार का विकल्प बनो, और उसका विकल्प केवल और केवल समाजवाद बनेगा, केवल और केवल समाजवाद बनेगा। और उसके जिम्मेदारी जाहिर सी बात है हम सारे साथियों के साथ, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और उसमें भी बनारस के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, बनारस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक कहूंगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जिंदाबाद, हमारा समाजवाद जिंदाबाद, हमारी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हमारा बहुजन समाजवाद जिंदाबाद, बहुजन समाजवाद जिंदाबाद, बहुजन समाजवाद जिंदाबाद, बहुजन समाजवाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद प्रकाश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूजा यादव जिंदाबाद। कार्यक्रम के अगली कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सूरज कुमार जी से आग्रह करूंगा, महानगर के महासचिव बड़े भाई जितेंद्र यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सूरज कुमार जी। आगे हमारे बीच आए हुए बजटिया से बड़े भाई